इतिहास में बहुत ही कम बार ऐसा हुआ है कि तीन सेंट्रल एजेंसीज और 7 राज्यों की पुलिस ने एक साथ साझा ऑपरेशन करके 100 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे हों और 100 से ज्यादा लोगों को एक साथ गिरफ्तार किया। पीएफआई 2010 के बाद ही चर्चा में आ गई थी और इस पर बहुत सारे आरोप लगना चालू हो गए थे। सबसे पहले झारखंड में बीजेपी सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने इस प्रतिबंध को हटा दिया था। चाहे सीए एनआरसी आंदोलन हो, चाहे दिल्ली में दंगे हों, चाहे रामनवमी पर दंगे हो या हाल ही में कर्नाटका में हुई हिजाब कंट्रोवर्सी हो, इन सब के फंडिंग के तार कहीं ना कहीं पीएफआई से ही जुड़े हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज में पीएफआई के ऊपर आरोप लगते रहे हैं, टेरर फंडिंग से रिलेटेड और दंगे भड़काने से रिलेटेड। एनआईए ने इतने सारे छापे मार तो लिए हैं, लेकिन पास्ट में भी सेंट्रल एजेंसीज की किरकिरी हो चुकी है। पीएफआई के खिलाफ जो भी दावे किए थे उनमें सबूत के तौर पर कुछ नहीं मिला था। तो इस बार ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सचेत हैं और पुख्ता सबूत के साथ अदालत जाना चाहती हैं। आइए जानते हैं पीएफआई से जुड़ी कुछ बातें। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एकता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लूसिड एकेडमी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। 50 दिन की कड़ी प्लानिंग के बाद 22 सितंबर 2022 को 3 सेंट्रल एजेंसीज, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इतिहास की सबसे बड़ी रेड को अंजाम दिया है। ये रेड थी पीएफआई के खिलाफ, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ। ये रेड 6 राज्यों की पुलिस की मदद से लगभग 100 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ की गई। इन रेड्स में पीएफआई के ऑफिसेज, उससे रिलेटेड एम्प्लॉयज के घर और बहुत सारे गुप्त ठिकाने भी थे। अब पीएफआई है क्या और इतनी ज्यादा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने ऑल ऑफ अ सडन इनके यहाँ छापे क्यों मारे? पीएफआई पर बहुत समय से बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के द्वारा। इनमें शामिल है, पिछले दिनों आपको याद होगा कर्नाटका में हिजाब आंदोलन हुआ था, जिसके पीछे पीएफआई की साजिश को बताया जा रहा था। एक और आंदोलन हुआ था रामनवमी पर, हिंसा जो भड़की थी, जिसे लेकर अगेन पीएफआई के द्वारा फंडिंग के आरोप लगाए गए थे नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के द्वारा। और अगर हम 3 साल पहले की बात करें तो सीए और एनआरसी का जो आंदोलन हुआ था शाहीन बाग में, इस दौरान पीएफआई का नाम सामने आया था, जिसमें कहा जा रहा था कि जो टोटल फंडिंग है इस आंदोलन से रिलेटेड उसको पीएफआई ने प्रोवाइड किया है। दिल्ली दंगों में भी पीएफआई का नाम आया था। इसमें 53 लोग मारे गए थे, जिसमें 40 मुसलमान और 13 हिंदू थे। पिछले कुछ वर्षों से पीएफआई का नाम कंटिन्यूअसली सुनने में आ रहा है टेरर फंडिंग्स के तौर पर। और हद तो तब हो गई जब हाल ही में बिहार में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो साजिश रच रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को मारने की, और उनके तार भी पीएफआई से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी पीएफआई पर बैन लगाने के लिए बहुत दिन से आवाज उठा रही थी। 2018 से ही यह ऑर्गेनाइजेशन टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, दंगे भड़काने की साजिश में इन्वॉल्व है। इस पर बैन लगना चाहिए। सरल भाषा में अगर हम पीएफआई की बात करें तो पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, 2007 में अस्तित्व में आई थी। ये बेसिकली 3 ऑर्गेनाइजेशंस को मर्ज करके बनाया गया था, जिसका मेन मोटिव था माइनॉरिटीज पर हो रहे अत्याचारों पर नजर रखना और उनको इंसाफ दिलाना। लेकिन ये अपने उद्देश्य से भटक कर और कहीं इन्वॉल्वमेंट की तरफ इस ऑर्गेनाइजेशन ने काम करना शुरू कर दिया। इसकी जो बेसिक जड़ है वो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका में ये ज्यादा एक्टिव रहते हैं। सबसे पहले 2018 में पीएफआई पर बैन झारखंड सरकार ने लगाया था, लेकिन 6 महीने बाद ही रांची हाईकोर्ट ने ये राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी और इस बैन को हटा दिया था। लेकिन अगेन 6 महीने बाद सरकार ने फिर से पीएफआई पर बैन लगा दिया था।
झारखंड के अलावा किसी और बीजेपी राज्य में पीएफआई पर बैन नहीं लगाया गया है। 2018 में जब झारखंड हाईकोर्ट ने बैन हटा दिया था, उस समय कोर्ट ने कहा था कि पुलिस या जांच एजेंसीज एक भी सबूत पीएफआई के खिलाफ नहीं पेश कर सकी हैं, जिसके आधार पर बैन को जारी रखा जाए। एनआईए ने 2020 में अपनी रिपोर्ट में कहा था, पीएफआई दरअसल नेशनल डेवलपमेंट फंड का दूसरा अवतार है, जिसे 1993 में बाबरी मस्जिद विध्वंस और उसके बाद के दंगों के बाद बनाया गया था। एनआईए की इस रिपोर्ट के मुताबिक एनडीएफ ने बाद में तमिलनाडु के एमएनपी, कर्नाटका के केएफडी, सिटीजन फोरम कम्युनिटी सोशल एंड एजुकेशनल सोसाइटी, नागरिक सुरक्षा सरकार समिति आदि के साथ विलय कर पीएफआई की स्थापना की थी। पीएफआई के राजनीतिक मुखौटे एसडीपीआई ने केरल में पंचायत चुनाव में हिस्सा लिया था। एनआईए ने अपने डिजायर में पीएफआई और उसके राजनीतिक शाखा एसडीपीआई को बैंगलोर विस्फोट मामले, केरला के प्रोफेसर की हथेली काटने के मामले में, केरला का लव जिहाद मामला, जून 2022 में गोवा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम हिंसा के मामले में आरोपी ठहराया था। 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश बीजेपी प्रमुख बीडी शर्मा ने भी आरोप लगाया था कि खरगोन में आगजनी और पथराव के लिए फंडिंग पीएफआई की तरफ से ही आई थी। तो ऐसे बहुत सारे आरोप हैं जिनमें पीएफआई को शामिल माना जा रहा है। इस वजह से इतनी बड़ी रेड को अंजाम दिया गया, जिसमें एक साथ इतनी सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज प्लस पुलिस ने इस रेड को अंजाम दिया है और 106 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब पीएफआई के महासचिव का कहना है कि संगठन ने देश के खिलाफ कुछ भी नहीं किया है और अगर राज्य सरकार ने इसे प्रतिबंधित करने की कोशिश की तो वो अदालत का सहारा लेंगे। अनीश ने हाल ही में बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि पीएफआई का भारत को गजवाए हिंद बनाने का इरादा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ कई और सुनी बातें हैं। बीबीसी के ये पूछे जाने पर कि सरकारी एजेंसियां और मीडिया उन्हें आतंकवादी संघ क्यों कहता आ रहा है और लिखता आ रहा है, इसके बाद भी पीएफआई महासचिव अनीश अहमद ने कहा था कि हम सरकार की मुस्लिम विरोधी नीतियों की आलोचना करते हैं। मुसलमान अपने संवैधानिक अधिकार इस देश में मांग सके, इसके लिए हम ताकत दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि हमें आतंकी और आपराधिक संगठन बना दिया जाए। पीएफआई सचिव का कहना था उनकी ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई और उसका राजनीतिक संगठन एसडीपीआई बीजेपी और कांग्रेस की गतिविधियों पर बारीक नजर रखती है, किसी भी राजनीतिक कमजोरी को पकड़कर उसके खिलाफ कार्यवाही करती है। कर्नाटक में एनआईए ने मई में जिन लोगों को पकड़ा था उनमें वो लोग हैं जिन्होंने राज्य के कुडगू में बजरंग दल की हथियार ट्रेनिंग कैंप के खिलाफ मई में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। तो पीएफआई के महासचिव सीधा सीधा इस बात से मुकर गए कि पीएफआई का किसी भी आतंकवादी गतिविधि या दंगे भड़काने में कोई हाथ है। अब यहाँ चर्चा का विषय या क्वेश्चन ये क्रिएट होता है, ऑलरेडी एक बार नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इससे रिलेटेड कोई भी सबूत कोर्ट में नहीं पेश कर पाई थी और जिसकी वजह से सरकार की किरकिरी हुई थी। अगेन इस एजेंसी ने इतना बड़ा कदम उठाया है और इस बार शायद और स्ट्रिक्ट वे में उठाया है ताकि उनके खिलाफ, पीएफआई के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा सके और इस ऑर्गेनाइजेशन पर बैन लगाया जा सके। अभी तक की न्यूज के अकॉर्डिंग 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें इनके सचिव और बहुत सारे एम्प्लॉयज शामिल हैं। आने वाला समय ही बताएगा कि पीएफआई पर बैन लगेगा या नहीं, लेकिन अभी ये समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने के लिए ताकत झोंक रही है। और ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि हाल ही के दिनों में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के हैं, बहुत ज्यादा भड़के हैं और इन पर रोक लगनी चाहिए। अब ये तो वक्त ही बताएगा इसमें सिर्फ यही ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है या और कोई ऑर्गेनाइजेशंस भी इन्वॉल्व हैं। जांच जारी है,
हमें इंतजार करना चाहिए। आगे समय आने पर अदालत इसके विषय में टिप्पणी करेगी और फैसला देगी। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स से। कमेंट्स में हमें बताइए आपके व्यूज और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिए। वीडियो का एंड तक देखने के लिए थैंक यू।